नमस्कार। आज जो वीडियो हम जारी करने जा रहे हैं उसका लक्ष्य है 15 मार्च 2023। 15 मार्च 2023 को हम रास्ता रोको आंदोलन करने वाले हैं। भारत के बहुत सारे शहरों में रास्ता रोको आंदोलन इसका शेड्यूल वही के लोगों ने बनाया है। आज हम अमरावती में भी 15 मार्च के उपलक्ष्य में मीटिंग रखी है। जिनको जिनको पॉसिबल होता है उन्होंने इस मीटिंग में आना चाहिए, ऐसी उन्हें प्रार्थना करता हूँ। अर्थात 15 मार्च 2023 का जो रास्ता रोको आंदोलन है वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के व्यासपीठ पर होने जा रहा है। आपको मालूम है राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री कमांडर राउत है और बाकी पदाधिकारी है। 15 मार्च को जो रास्ता रोको आंदोलन है उसका मकसद है कि अभी जो 1000 रुपये मिनिमम पेंशन मिल रहा है उसे 7500 कर दिया जाए। उसके ऊपर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए। दूसरी जो डिमांड है वो खास करके 1914 के पहले जो रिटायर्ड हुए उनको हायर पेंशन लागू किया जाए और 1914 के बाद में जो लोग लगे हैं उनको सरलता से हायर पेंशन मिलनी चाहिए। और बाकी इतर 2 डिमांड है, उसमें एक मेडिकल फैसिलिटी है और जिन्हें EPS 95 में कवरेज नहीं किया है उनको कवरेज देना चाहिए। ऐसी 4 डिमांड है। पहला जो डिमांड है मिनिमम पेंशन 7500 करना चाहिए। वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति नियर अबाउट 2017 से आज तक इस आंदोलन को हमने जारी रखा है और हमने बता दिया है या हमने प्रूव किया है कि अभी जो कार्पस है उस कार्पस में मिनिमम 7500 रुपये पेंशन दे सकते हैं। उसमें किसी भी तरह शॉर्टफॉल नहीं आएगा। ये सब बातें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फाइनेंस सेक्रेटरी है T सोमनाथन उनके साथ जब ट्राई पार्टी मीटिंग हुई तब ये बातें बताई है। वो कन्विंस भी हुए लेकिन उसके बारे में अभी तक निर्णय नहीं हुआ क्योंकि जो लॉबी है इसका अपोज कर रही है, इसलिए उसे टाइम लग रहा है। और दूसरी बात, पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर विशेष चर्चा नहीं हुई। इसमें
हमारी मांग इतनी है कि किमान वेतन जितना मिलता है उतना कम से कम पेंशनर्स को दिए जाए, सो दैट पेंशनर या उसकी वाइफ और हस्बैंड दोनों का उसमें गुजारा हो सके। और नियर अबाउट मिनिमम 1000 जो पेंशन मिल रही है उसके भी कम मिलती है। वो 17 लाख के करीबन पेंशनर्स है, उनका 1000 या 1000 से कम जो पेंशन है उसमें गुजारा नहीं होता। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसके बारे में गंभीरता से सोच विचार करने की ज़रूरत है। और पेंशनर और उसकी वाइफ या वाइफ पेंशनर उसके हस्बैंड उनको अच्छा जीवन बिताने के लिए ये मिनिमम पेंशन की ज़रूरत है। और पर्टिकुलरली हमने ये देखा है कि पेंशन फंड जो दिल्ली में है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और 2015 से लेकर अभी तक हमने जो कंपेयर किया है 31/3/22 तक, उस हिसाब से नियर अबाउट 3 टाइम्स कॉर्पस में बढ़ोतरी हो रही है। और ऑन एन एवरेज जो पेंशन अब मिल रहा है लोगों को वो 1174 रुपया पर पर्सन या पर पेंशनर मिल रहा है। अगर हम पेंशन बढ़ाते हैं तो 4.5 टाइम्स जो है वो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। उसमें 4.5 टाइम्स लोगों को पेंशन ज़्यादा मिलेगी आज का जो एवरेज है उस हिसाब से। और इसका बर्डन बहुत कुछ नहीं आएगा, जो भी अभी कॉर्पस आता है उसमें हो जाएगा, उसकी उम्मीद है। क्योंकि अभी जो 72 लाख पेंशनर्स है उसमें 66% जो पेंशनर्स है उनको पूरा पेंशन मिलता है और 33% जो पेंशनर्स है उनको 50% पेंशन मिलता है। इसलिए कुल मिला के जो बर्डन आएगा उसमें ये पेंशन फंड के कॉर्पस में कोई भी शॉर्टफॉल नहीं आएगा, ऐसा राष्ट्रीय संघर्ष समिति दावे के साथ कह सकती है। लेकिन जिनको पेंशनर्स के तरफ ध्यान देना नहीं है या सीनियर सिटीजन के तरफ ध्यान देना नहीं है, उन्होंने उनका माइंड बना लिया है और मिनिमम पेंशन देने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे कर रहे हैं। और इसीलिए उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए 15 मार्च का रास्ता रोको आंदोलन हम कर रहे हैं। तो एक पहला मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा जो है वो पर्टिकुलरली 1/9/14 के पहले के लोगों को, जो 1/9/14 के पहले रिटायर्ड हुए, उन सभी पेंशनरों को हायर पेंशन का प्रावधान करना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें ऑपरेटिव पार्ट में जो कलम लिखी है उस कलम को खारिज करना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि
1914 के पहले के लोगों को कोई भी ऑप्शन देने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसलिए जो भी हायर पेंशन के लिए अर्जा करेंगे उनको हायर पेंशन मिलनी चाहिए। अर्थात इसमें ईपीएफओ जो है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा नेगेटिव है। इसलिए उन्होंने जिनको पेंशन मिल रहा था 1914 के पहले वालों को, उनका भी पेंशन अभी बंद कर दिया है और उस हिसाब से उन्होंने लेटर भी निर्गमित किया है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में कुछ रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है, कुछ पिटीशन क्लैरिफिकेशन के लिए फाइल की गए हैं और 4/11/2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो 3 जज बेंच ने डिसीजन लिया है। इसलिए ये भी रिव्यू पिटीशन जो है 1914 के पहले वाले लोगों को देना चाहिए। उसमें 3 जज बेंच का ही डिसीजन लगेगा। तो जब तक 3 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा तब तक 1914 के पहले वालों को उसमें सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग नहीं होगा, सुनवाई नहीं होगी और उसका फाइनल स्वरूप, उसका अंतिम स्वरूप हमारे सामने नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें वेट करने चाहिए। और दूसरी तरफ हम आंदोलन के मार्ग से जा रहे हैं ताकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षण हो जाए और उसी तहत ये 1914 के पहले का जो लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको हायर पेंशन नहीं मिल सकती है, वो उसे कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसके बारे में निकले, ऐसी कोशिश राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जारी है। दूसरी तरफ 1914 के बाद में 1914 को जो लोग लगे और उसके बाद में कंटिन्यू है या रिटायर्ड हुए, उनके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करना या सबमिट करना है या उसका ऑप्शन अपने को भरना है, तो लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही है क्योंकि उसमें ये जो प्री कंडीशन है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के तहत जो कलम 26(6) है वो जॉइंट ऑप्शन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का साथ में सबमिट किया है क्या या उसके पहले कुछ सबमिट किया है क्या, उसका प्रूफ सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर मांगता है। और हालांकि ये जो 26(6) का ऑप्शन है या जॉइंट ऑप्शन है, ये बहुत सारे लोगों ने पहले दिया नहीं है। तो वास्तविकता यह है इसमें कि जिनका पगार सीलिंग लिमिट के अंदर होगा या फिर उनका प्रोविडेंट फंड सीलिंग लिमिट पर ही काटा गया होगा, तो उनके लिए जॉइंट ऑप्शन की ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने जॉइंट ऑप्शन नहीं दिया होगा। अब ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिशमेंट है, जिनका जो सैलरी है बेसिक प्लस दिए उसके एक्चुअल 12% जो है वो 12% कटौती होकर प्रोविडेंट फंड में गया है और उतना ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन जो उनका मालिक है उन्होंने
उसमें मैचिंग कंट्रीब्यूशन किया है। इसका मतलब प्रोविडेंट फंड में एक्चुअल सैलरी के 24% प्रोविडेंट फंड गया है। जब इतना 24% प्रोविडेंट फंड गया है तो उसके लिए ये जो 24% प्रोविडेंट फंड है ये अभाव सीलिंग लिमिट है, जो सीलिंग लिमिट निश्चित किया था 5,000, 6,500 और 15,000, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट है। यानी हमने अगर बोला भी कि ये सिर्फ 12% है बेसिक प्लस दिए के, तो ये भी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये जो कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि 26/6 का अप्रूवल उसमें देना चाहिए, ये बात गलत है। हम उसमें दो भाग करते हैं, अनएग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन और एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन। अनएग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन जो सीलिंग लिमिट के ऊपर यानी बेसिक प्लस दिए के 12% एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन और उतना ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन ईपीएफओ के पास है, यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास है। क्योंकि जो अनएग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका जो फंड है ये फंड पूरा प्रोविडेंट फंड में जाता है और यह प्रोविडेंट फंड दिल्ली में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है और उसका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है वो सब अनएग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन उसमें देती है। अगर हम एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन जो 17(1)(a ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत एग्जम्पशन मिला है, तो उनके ऊपर बहुत सारे कंपल्शन है। उन्होंने 0.5% इंस्पेक्शन चार्जेस भरना चाहिए। ऑडिट उसमें कंपलसरी है और ऑडिट कंपलसरी होने के बाद में हमें रिटर्न फाइल करना पड़ता है और रिटर्न फाइल करने के बाद में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उनके हाथ साथ में रहती है। इसलिए हमारी पूरी इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, एनुअल इंस्पेक्शन, ऑनलाइन रिटर्न्स टू बी फाइल्ड और कई सारी अदर इंफॉर्मेशन रहती है। और ये सीबीटी मेंबर्स को बहुत सारे अधिकार है। वो सीबीटी मेंबर्स वो सब इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन के आधार पर वो सब डिसीजन ले सकते हैं। और इसलिए जो इंस्पेक्शन चार्जेस हम 0.18% देते हैं, तो ये करीबन ये जो टोटल अमाउंट है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और इंस्पेक्शन चार्जेस, उसका अमाउंट तो जो है वो नियर अबाउट 487 करोड़ है। उसके ऊपर बहुत सारा इंटरेस्ट मिलता है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का इसके बलबूते चलता है। तो अनएग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन, एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन, ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है उनके पास में रहती है और इसके वजह से उन्होंने जो 26/6 का ऑप्शन मांगा है वो पूरा गलत है। इसलिए जिनका
सैलरी यानी बेसिक प्लस डीए पर टोटल 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और उतना ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर रहा होगा, या एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन का भी बेसिक प्लस डीए के 12% जो है वो 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और उतना ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का रहा होगा, तो इसका मतलब ऐसा है कि इन सभी लोगों ने जो कलम 26(6) है उसके ऊपर जो उसका 26(6) का जो मीनिंग है कि अगर उसके ऊपर यानी सीलिंग लिमिट के ऊपर अगर प्रोविडेंट फंड कटाना है तो उसके लिए 26(6) का जॉइंट ऑप्शन देना चाहिए। तो ऐसी बातों में ये सब बातें सेंट्रल गवर्नमेंट ने या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब बातें ध्यान में रखना चाहिए और 26(6) का जो कंडीशन है, जो प्रूफ मांगते हैं, उन्हें उससे डिलीट करना चाहिए, ऐसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मांग है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने इसके ऊपर ऑलरेडी पत्र लिखा है, उसमें मांग की है कि ये जो 26(6) की कंडीशन जो है वो अप्लीकेबल होती नहीं है, इसलिए उसे डिलीट करना चाहिए। और इसीलिए हमने पेंशनर्स को इन्फॉर्मेशन किया है कि वो इन्फॉर्मेशन दिया है कि जब फॉर्म भरेंगे, जब प्रूफ मांगेंगे, तो एक तो जो पत्र है अपना 7/5/2007 का, वो वहाँ पर अटैच करना चाहिए, और दूसरा पत्र है 3/1/2013 का, वो भी अटैच करना चाहिए। ये जो 7/5/2007 का जो पत्र है वो उन्होंने लिखा है कि एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट जो है उनका ऑलरेडी प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट रूल जो है वो ट्रस्ट रूल ऑलरेडी ईपीएफओ ने अप्रूव किया है, और ईपीएफओ ने अप्रूव करने के बाद में वो प्रोविडेंट फंड रूल के हिसाब से पैसा कटता है। इसलिए इन्होंने ऑलरेडी 26(6) का ऑप्शन फुलफिल किया है, उनके लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात जो है वो 3/1/2013 का पत्र है। वो जो पत्र लिखा है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के तहत में लिखा है। उन्होंने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर राजस्थान को लिखा है, और उसमें लिखा है कि ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वो एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए उनके रूल के हिसाब से 12% जो है उसमें बेसिक प्लस डीए के एक्चुअल सैलरी के 12% जो है वो अमाउंट सीपीएफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड करके कटता है, इसलिए उन्हें 26(6) के ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं। इसलिए हम इस माध्यम से अपील करते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को, कि कृपा करके इसका अध्ययन करें, इसका अभ्यास करें, वस्तुस्थिति को स्वीकार करें, और जिनका रिटायरमेंट के पहले या अभी जो एग्जिस्टिंग में लोग हैं उनका अगर एक्चुअल सैलरी पर यानी बेसिक प्लस डीए पर 12% अगर सीपीएफ कटता है, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट कटता है, या ये सीलिंग लिमिट के ऊपर अगर ये अमाउंट है, तो उनको 26(6) की कंडीशन लागू नहीं होगी। ऐसा पत्र या ऐसा सर्कुलर ईपीएफओ ने निर्गमित करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 26(6) के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने जो बात कही है
सुप्रीम कोर्ट में पैराग्राफ 25 में, उस पैराग्राफ 25 में उन्होंने ये बात छेड़ी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं किया है। और जो ऑपरेटिव पार्ट है पैराग्राफ 44, उसमें 26(6) का जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब है कि 26(6) के बारे में सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहना नहीं था और इसलिए उन्होंने कुछ भी कमेंट्स पास नहीं किए। इसलिए ईपीएफओ ने 26(6) के बारे में जो इन्होंने ऑप्शन फॉर्म डिज़ाइन किया है, वो उसमें 26(6) का जो प्रावधान किया है वो गलत है और 26(6) के प्रावधान गलत होने से उसको वो ऑप्शन फॉर्म से डिलीट करना चाहिए। इसलिए सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो 15 मार्च का रास्ता रोको आंदोलन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर्स या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज सम्मिलित हो और अपना स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ उसमें हमने दिखाना चाहिए। और ये जो आंदोलन है 15 मार्च का, ये आंदोलन सक्सेस करना चाहिए। आखिर में दुष्यंत कुमार की कविता है, उसमें सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये जो हमारे पेंशनर्स के लिए और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए जो बातें महत्वपूर्ण है, उसको देखते हुए हम सबको विनती करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस 15 मार्च के रास्ता रोको में आए और अपनी स्ट्रेंथ वहाँ दिखाए। हमारा रास्ता रोको जो है प्राथमिक स्वरूप में है, अपने ऊपर कोई भी केसेस, क्रिमिनल केसेस लगाना नहीं है और जैसा सिचुएशन आएगा, जैसी पुलिस का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको हमें फॉलो करना है और उस हिसाब से रास्ता रोको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जहाँ पर रास्ता रोको का स्थान निश्चित किया है वहाँ पर जमा होना है और हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रवैया का या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नेगेटिव एटीट्यूड का प्रोटेस्ट करना है। उनकी जो एक्शन है, नेगेटिव एक्शन, उसको कंडेम करना है। इसलिए एक बार और आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो भी पूरे सदस्य हैं वो वहाँ उपस्थित रहे और अपना आंदोलन सफल बनाएं। थैंक यू वेरी मच।